हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर हमारा है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में हमने पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुका है। आज हम ये तीनों को पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स। ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? ये ऐसा सिस्टम है जो आपस में मिलजुल के फंक्शन करते हैं। ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स आपस में मिलजुल के फंक्शन करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इनका कोऑर्डिनेटेड जो फंक्शन होता है उसी को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं हर एक ऑर्गेनल के बारे में, उसके बाद ये मिल के कैसे फंक्शन करते हैं उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं गोल्जी बॉडी से। ठीक है। गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम होता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम गोल्जी एपरेटस। ठीक है। और ये जो गोल्जी एपरेटस होता है ना, एपरेटस क्यों बोला? एपरेटस कहने का मतलब है कि कई सारी चीज़ों से ये मिलके बना हुआ है, मतलब इसके स्ट्रक्चर्स में अलग अलग चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला है आपका सिस्टर्नी, दूसरा है वेस्टिब्यूल, तीसरा है वेसाइकल। ठीक है। पहला है सिस्टर्नी, दूसरा है वेस्टिब्यूल, तीसरा है वेसाइकल। अभी होते क्या है? सिस्टर्नी क्या होता है? सिस्टर्नी कुछ इस तरह का दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा जो गोल्जी बॉडी है वो 3 तरह के स्ट्रक्चर से बना हुआ है। कौन कौन से? पहला सिस्टर्नी। सिस्टर्नी इस तरह का दिखता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दोनों क्या है? सिस्टर्नी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसे ट्यूब जैसे। ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब जैसे, कुछ लंबा लंबा। ठीक है। उसके बाद है आपका वेसाइकल्स। वेसाइकल्स सब जहाँ भी आए तो आप समझ लें, छोटे छोटे से गोल गोल से स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? वेसाइकल्स। चाहे वो गोल्जी बॉडी में हो या किसी अदर चीज़ों में हो, उसे कहेंगे वेसाइकल्स। जैसे हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में, हमने पढ़ा था न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल्स के अंदर भरे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक्शन पोटेंशियल को पास करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में साइनैप्स के थ्रू, वो क्या होते हैं उसमें, वो वेसाइकल्स में बंद होते हैं। वेसाइकल्स क्या हैं? छोटे छोटे से गोल गोल स्ट्रक्चर जिसके अंदर चीज़ें इकट्ठी रहती हैं। ठीक है। तो ये तीनों होते हैं आपके गोल्जी बॉडी के पार्ट्स। तो ये तीनों पार्ट्स को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। सिस्टर्नी का थोड़ा सा रोल आता है यहाँ पे। क्या है सिस्टर्नी? यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका क्या, मैंने लोकेशन बताई, ये आपका न्यूक्लियस है, ये पूरा एक सेल है। सिस्टर्नी का 2 फेस होता है, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड तो है, जुड़े हुए तो हैं, लेकिन दोनों के फंक्शंस में बहुत अंतर होता है। ठीक है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए तो है, यहाँ पे ऐसे जुड़े हुए हैं ना, लेकिन दोनों के फंक्शन में ना बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? पहले इसका नाम जान लेते हैं। ये जो फेस है, ये आपको ऐसे मिरर आप जानते हो, ये वाला मिरर, इसको कहते हैं कनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। और कुछ अगर ऐसा हो तो इसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है आपका? ये वाला पार्ट क्या है? कनकेव जैसा दिख रहा है ना, कनकेव जैसा। तो कनकेव वाले पार्ट को कहते हैं ट्रांस पार्ट या फिर मैच्योरिंग फेस। कनकेव फेस, ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस, इसका 3 नाम है, कनकेव, ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। और इस वाले का जो आपका कन्वेक्स वाला पार्ट है, इसका 3 नाम होता है, कन्वेक्स, ट्रांस का उल्टा सिस और मैच्योरिंग का उल्टा फॉर्मिंग फेस। ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन आता है, क्या पूछते हैं कि न्यूक्लियस की तरफ कौन सा फेस है? न्यूक्लियस की तरफ सिस्टर्नी का कौन सा फेस आता है? तो कौन सा फेस आ रहा है आपका? कॉन्वेक्स वाला फेस। ठीक है। कॉन्वेक्स या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ कौन सा फेस रहता है? आपका कॉनकेव फेस। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखोगे। ये क्वेश्चन किस तरह से पूछता है आप याद रखोगे। यहाँ पे मैंने फिगर से अलग से करके बता दिया है। ये वाला आपका कॉनकेव है, ये वाला कन्वेक्स है। कन्वेक्स होता है टूवर्ड्स न्यूक्लियस। कन्वेक्स फेस हमेशा न्यूक्लियस की तरफ होगा। ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका इसके पार्ट्स के बारे में। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी क्या क्या काम करता है? गोल्जी बॉडी मेनली क्या करता है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उसको पैक करके ये आगे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। फंक्शनिंग हम पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये भी हम पढ़ेंगे फंक्शनिंग में। ठीक है। ये होते क्या है, ये चीज़ हम फंक्शनिंग में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद कर लो, ये पैक करता है, सामान जो भी आता है उसको पैक करता है और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका गोल्जी बॉडी का पार्ट।
ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये दोनों बोथ फेसेस आर इंटायरली डिफरेंट बट आर इंटरकनेक्टेड। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। दोनों फेसेस आपको इंटरकनेक्टेड तो है लेकिन फंक्शन में बिल्कुल ही अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं ये हम फंक्शनिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है लाइसोसोम, सॉरी वैक्यूल्स आता है, फिर लाइसोसोम। तो पहले वैक्यूल्स ही पढ़ लेते हैं। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। इस वैक्यूल के ऊपर ना एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कोई कोई ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सब के सब में क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। सिंगल मेम्ब्रेन होती है, याद रखना आप। सबके सब में क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है, किसी में डबल नहीं होती। आगे बहुत सारे ऑर्गेनल आप पढ़ोगे जिसमें डबल मेम्ब्रेन होगी। अच्छा ये बताओ कौन से ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है? ये वाले हो गए, ठीक है। कौन से ऐसे हैं जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती है? कौन से सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती? कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ लेकिन बस मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ आपसे कि कौन से ऑर्गेनल में एक भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो आप कमेंट में मुझे बता देना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये क्लियर कर दूँगी। ओके, फिर अभी क्या है? हाँ, ये गोल्जी वाला आपका पार्ट पूरा हो गया। आपका है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि आपके सेल में मिलता है और उसकी मेम्ब्रेन को स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है। इन सब के ऊपर भी मेम्ब्रेन है लेकिन इसको कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया, कोई अलग से नाम नहीं दिया गया। लेकिन वैक्यूल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है ना उसको एक अलग से नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? टोनोप्लास्ट। याद रखोगे क्या? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। और सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक ही मेम्ब्रेन होती है, सब में एक ही मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद क्या है? इसके अंदर क्या क्या भरा होता है? देखो होता क्या है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, मान लो ये पूरा गोल्जी बॉडी वगैरह हो गया, यहाँ पे इतना बड़ा सा ये वैक्यूल है। इसकी मेम्ब्रेन क्या है? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, ठीक है। और इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें भरी होती हैं। क्या क्या भरी होती हैं? पहला तो आपका भरा होता है वाटर, पानी तो रहेगा ही, पानी में सेल का 90% पार्ट तो पानी ही है ना, तो पानी तो रहेगा ही। सैप क्या होता है? सैप मतलब कि जो भी वो सिक्रीट कर रहा है, जो भी रस वगैरह सिक्रीट कर रहा है, जो भी केमिकल सिक्रीट कर रहा है, वो भी इसके अंदर भरी होती है। जो सेल के से जो केमिकल सिक्रीट हो रहा है वो अगर बाहर नहीं निकालना है तो किस में इकट्ठा होगा? आपके वैक्यूल में इकट्ठा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। देखो सेल अपना कुछ काम करता है, उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है। तो बाहर निकलने से पहले वो कहाँ स्टोर होते हैं? आपके टोनोप्लास्ट में। जैसे आपकी बॉडी में एक्सक्रीटरी मटेरियल आपके किडनी में, ब्लेडर में स्टोर होता है, आपका यूरिन आपके ब्लेडर में स्टोर होता है बाहर पास आउट करने से पहले, तो ऐसे ही सेल में भी एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर पास आउट करने से पहले कहाँ स्टोर होता है? आपके वैक्यूल्स में, ठीक है। तो अदर वेस्ट मटेरियल, जो भी अदर वेस्ट मटेरियल है सबके सब कहाँ इकट्ठा होंगे? वैक्यूल में। वैक्यूल का काम है सिर्फ इकट्ठा करना, ठीक है, और इसके सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाए रखना। ये दो काम होता है वैक्यूल का। एनिमल्स में क्या होता है? वैक्यूल बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं या फिर ना के बराबर ही पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। लगभग 90% पार्ट सेल का क्या होता है? वैक्यूल से भरा होता है। मतलब कि मैंने यहाँ पे इतना छोटा सा बनाया, तो अगर ये प्लांट सेल होता तो कुछ ऐसा होता, वो प्लांट सेल होता तो इतना बड़ा सा तो वैक्यूल होता, और न्यूक्लियस इसकी वजह से खिसक के थोड़ा किनारे हो जाता है। वैसे तो न्यूक्लियस किसी भी सेल में सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में थोड़ा सा किनारे हो जाता है क्योंकि उसमें वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है इन प्लांट्स वैक्यूल ऑक्यूपाई 90% स्पेस ऑफ सेल। सेल में क्या है? 90% स्पेस जो है ना उसका, वो कौन ऑक्यूपाई किया रहता है? वैक्यूल्स। अच्छा कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बोला कि सेल का 90% पार्ट वाटर होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सेल का जो कंपोजिशन है ना, मान लो ये सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा वैक्यूल हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो मटेरियल्स होंगे ना, उन मटेरियल में 90% पार्ट आपका पानी होता है। और स्पेस की बात करें, जगह की बात करें, तो 90% जगह आपका कौन घेरा है? वैक्यूल, ठीक है। मटेरियल और ये जगह में कंफ्यूज मत होना। मटेरियल मतलब कि इसके अंदर भरे हुए मटेरियल्स 90% वाटर हैं, और जो स्पेस है मतलब इतना दूर स्पेस है, इसमें से 90% स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया? वैक्यूल्स ने। उसके बाद क्या है? एक आता है वर्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एनिमल्स में मिलता है, वो भी खासकर अमीबा में। अमीबा आपने पढ़ा होगा, एक तरह का प्रोटिस्ट है वो, ठीक है। 5 किंगडम हम पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी एंड प्लांटी, सॉरी फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी।
ठीक है, एल्गी तो प्लांट में ही आ जाता है ना। तो ये 5 किंगडम पढ़ते हैं। 5 में से जो दूसरे नंबर का किंगडम है प्रोटिस्टा यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट का, उसमें आता है आपका अमीबा। तो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलता है, एक उसकी बहुत बड़ी खासियत है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है कि मान लो बाहर का, ये लोग क्या होते हैं अमीबा वगैरह, क्या होता है कि नमकीन खारे पानी में मिलते हैं ना, मैरीन वाटर में मिलते हैं। तो मैरीन वाटर में क्या है, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन वहाँ कम है। मैं आपको कंसंट्रेशन थोड़ा सा समझाती हूँ। देखो, ऑस्मोसिस मैंने आपको नहीं पढ़ा है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। क्या है, ये मान लो सेल है, ठीक है, इसके बाहर बाहर कुछ सॉल्वेंट है, ठीक है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब इसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा है ना। मान लो हम कह रहे हैं किसी भी पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब एक ग्लास में कुछ रखा हुआ है लिक्विड, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और एक ग्लास में सिर्फ और सिर्फ कम कंसंट्रेशन वाला लिक्विड रखा हुआ है। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा वाले में क्या होगा, इक्वल अमाउंट है दोनों का, कंसंट्रेशन ज़्यादा वाले में क्या होगा, उसमें सॉल्यूट ज़्यादा होंगे, सॉल्वेंट कम होंगे, ठीक है, इसकी अपेक्षा में। जिसमें सिर्फ कंसंट्रेशन कम है उसमें पानी पानी ज़्यादा होगा। देखो, मैं आपको दूसरी तरह समझाती हूँ। एक ग्लास आपने लिया और एक दूसरा ग्लास लिया, दोनों में पानी भरा, ठीक है, एक में आपने पानी भरा और चीनी डाला, ठीक है, खूब सारा चीनी डाला, और दूसरे में उसी को लेवल को मेंटेन करते हुए आपने सिर्फ पानी भरा और थोड़ा बहुत चीनी डाला, ठीक है। तो पहले वाले में क्या है, चीनी ज़्यादा होगा, पानी की मात्रा कम होगी, इसके कंपेयर में पानी की मात्रा इसमें कम होगी। तो इसमें अगर कम होगी तो पानी किस में ज़्यादा है, इसमें, दूसरे वाले में। तो पानी कम कंसंट्रेशन वाले से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्वेंट में जाएगा, ठीक है। ये आपको ऑस्मोसिस में मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट ही पढ़ेंगे, तो ऑस्मोसिस में मैं पढ़ा दूंगी। अगर आप लेट देख रहे हो तो इसका लिंक भी आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कुछ वीडियो बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऐसा ही होता है, इसका काम होता है कि ऑर्गेनिज्म को खारे पानी में यानी कि मैरीन वाटर में वो सर्वाइव करवा सके, ठीक है। इसका प्लाज्मोलिसिस वगैरह वाला प्रोसेस पढ़ते हैं, मैं इसको एकदम क्लियर कर दूंगी आपके ट्रांसपोर्ट वाले में। अभी बस आप इतना याद रखो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ना वो आपका अमीबा में फाउंड होता है, और ये भी एक तरह का वैक्यूल ही है। कुछ में फूड वैक्यूल होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में फूड वैक्यूल होता है। फूड वैक्यूल क्या करता है, फूड स्टोर करके रखता है। जैसे यहाँ पे ये वेस्ट मटेरियल स्टोर कर रहा था, वो क्या करता है, फूड स्टोर करके रखता है। बस इतना सा काम है। तो ये आपका वैक्यूल वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम आते हैं लाइसोसोम पे। लाइसोसोम आपका लास्ट पार्ट है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, लाइसोसोम को एक बहुत ही फेमस नाम से जाना जाता है। वो नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो नाम बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपका लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोलेजेस। और हाइड्रोलेजेस कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज, ठीक है। लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, और प्रोटीएजेस प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। तो ये आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। बहुत तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, मैंने ये मेन यहाँ पे लिखे हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम्स का पीएच आपसे पूछा जाता है कि एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। पीएच मतलब उसके अंदर का जो फ्लूइड है, लाइसोसोम एक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो एसिडिक है कि बेसिक है पूछता है आपसे, तो आप क्या कहोगे, एसिडिक है उसका पीएच, ठीक है, एसिडिक है उसका पीएच। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, कौन कौन से, कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसपे कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलती। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लाइसोसोम को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है आपके, मैं डिस्क्रिप्शन में ये दोनों क्वेश्चन लिख भी दूंगी, आप कमेंट में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन आंसर करके बताऊँगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।